अभी ठंड का मौसम चालू हो गया है, तो ठंड में ध्यान रखें कि जो डेयरी का जो पशु शेड है उसको चारों ओर से आप कपड़े से या पॉलीथीन से ढके, लेकिन पूरी तरह से नहीं ढकना है, नहीं तो जो अंदर में है कुछ गैस है जो उत्पन्न होने लगेंगी, जहरीली गैस, तो वेंटिलेशन थोड़ा होना चाहिए जिससे कि जो गैस है वो बाहर निकल सके। आप आग भी जला के गर्मी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आग जला के आप कहीं चले गए, आप वहाँ पे सावधानी पूर्वक आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा पैरे को भी बिछावन के रूप में बिछा सकते हैं जमीन पर, ताकि डायरेक्ट ठंडे फर्श के कांटेक्ट में जो पशु है वो नहीं आएगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो बोरे को भी आप, जैसे हम स्वेटर पहनते हैं वैसे पशुओं को भी स्वेटर पहनाया जा सकता है। बोरे को आप स्वेटर के रूप में पशु के ऊपर बांध सकते हैं, इससे ठंड से पशुओं को बचाया जा सकता है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, यदि आप बुआई से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी खेत की मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, और फिर समन्वित पोषक प्रबंधन के द्वारा रासायनिक खाद, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, इन सब का उपयोग करके आप अपनी खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य सुधार सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि रबी फसल में पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करें और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से क्या फ़ायदे हैं। और इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी से डॉक्टर वेदिका साहू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस विषय में यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि पोषक तत्व प्रबंधन का क्या महत्व है फसलों के लिए? जैसे पोषक तत्वों से पर्याय ये होता है, जिस प्रकार से हम अपना जीवन यापन करने के लिए, दिन भर दिनचर्या की काम काजों के लिए हमको जो ऊर्जा लगती है वो हम अपने भोजन से ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ठीक उसी प्रकार से पौधों के बढ़वार, उनकी वृद्धि, उनका प्रजनन और उनका उत्पादन लेने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिसमें विभिन्न तरह के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जैसे 18 पोषक तत्व जो हैं वो आवश्यक मात्रा में
पौधों के सभी उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। जी जी। तो ये रबी फसल जो अभी हमारे किसान भाइयों ने लगाई है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? अभी जैसे धान कटाई के उपरांत जी रबी का मौसम चल रहा है और इस समय पे सबसे बढ़िया जो है गेहूं है, दलहन फसल होती है जिसमें मुख्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में चना देते हैं किसान भाई। जी जी। इसके अलावा तिवड़ा फसल है, सरसों की फसल है, ये सारे फसल जो है रबी फसलों में आता है। जी जी। तो इसमें पोषक तत्व प्रबंधन का मुख्य तात्पर्य ये रहता है कि सभी प्रकार का हम जो भी पोषक तत्व दे रहे हैं उनका सही ग्रहण हो रहा है कि नहीं, है ना? जी। और इसका जो है हमको सही निर्धारण तब पता चलता है जब मिट्टी का परीक्षण होता है। जी जी। उसके उपरांत हम ये जान सकते हैं कि कौन सी पोषक तत्व कितनी मात्रा में उस फसल को देनी है। जी जी। मैम, फसलों में जैव उर्वरक का क्या महत्व है? जैव उर्वरक देने से क्या ज़्यादा फायदा होता है? देखिए, जैव उर्वरक से सीधा तात्पर्य ये होता है, हम यूँ कहें कि वो एक तरह से सूक्ष्म जीवाणु खाद है। अच्छा। जिसको हम मार्केट के उसमें अगर बात करें तो बोलचाल में इसको कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। जी जी। तो जो जैव उर्वरक है ये बहुत ही हमारे लिए सूक्ष्म जीव इतने बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों में विभिन्न प्रकार से पोषक तत्व प्रदाय करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगी, अभी चना का फसल लगा हुआ है। तो चना की बुआई के पहले अगर हम राइजोबियम नामक जैव उर्वरक से इसका उपचार करें तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको ये फिक्स करके पौधे को उपलब्ध कराता है। जी जी। तो इस प्रकार से कहें 30 से 40 किलोग्राम प्रति जो है हेक्टेयर प्रति वर्ष में ये हमको फ्री ऑफ कॉस्ट कहना चाहिए, ये हमको जैव उर्वरक के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है पौधे को। जी जी। आपने बात की समन्वित पोषक प्रबंधन की, तो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है और किस तरह से किया जा सकता है? इसके प्रमुख घटक क्या क्या हैं? समन्वित पहले एक साथी का फोन सुन लें। जी जी जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार, मैं सुवन राय जांगड़े बोल रहा हूँ। जी जांगड़े जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? रबी फसल में हम लोग गेहूँ डाले हैं खेत में अपने जी। तो उसमें पहला सिंचाई जो हो गए हैं बीज जमाने के लिए, और दूसरा सिंचाई का नंबर आ गए हैं जी। तो इसके पहले हमें कौन सा खाद डालना चाहिए ताकि उनका पोषण प्रबंधन उचित मिले गेहूँ के पौधे को, यही जानकारी लेना। जी मैम बताइए। जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे गेहूं में अभी दूसरी सिंचाई की अवस्था आ चुकी है, ये हम बताना चाहेंगे कि अभी जो है संतुलित पोषक तत्वों की हम बात कर रहे थे, तो पूर्व में ही जब हम बुआई करते हैं उसी समय ये हम बिल्कुल निश्चित कर लें कि हम पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद उसमें दें। इसके उपरांत जो है उसका जो जैसे एक खुराक होता है, हर व्यक्ति का अलग अलग खुराक होता है, उसी प्रकार से हर फसल का एक खुराक होता है। जैसे 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 80 किलोग्राम उसमें फास्फोरस तत्व की आवश्यकता होती है और 40 किलोग्राम पोटाश तत्व की आवश्यकता होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए किसान भाइयों को जानना बहुत जरूरी है कि जो फास्फोरस और पोटाश तत्व होते हैं ये हमको शुरुआत में ही बुआई के पहले ही इसको उपयोग कर लेना चाहिए आधार मात्रा में। और जो नाइट्रोजन तत्व होता है उसको हम बांट करके इसलिए देते हैं 3, जैसे अगर 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का वो दर है तो इसको बांट करके 3 हिस्सों में दिया जाता है। एक तो आपका जस्ट बुआई के समय ही दिया जाता है, दूसरा जो है जब सिंचाई हम पहली सिंचाई कर रहे हैं उस समय पे हम इसको देते हैं, और तीसरा जो होता है जब उसका फूल आने की अवस्था होती है उस समय इसको प्रदान किया जाता है। और साथी का फोन है। जी जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार, राम राम दीदी। राम राम। आप डॉक्टर साहब भी राम राम जाते हैं। जी जी, अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, भूतपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी जी, पूछिए क्या पूछना है आपको? सबसे पहले तो नए साल की पहले कार्यक्रम के लिए आपको और पूरा दूरदर्शन परिवार को, पटेल परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं जा रहा है। पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा पहला प्रश्न ये है कि यदि हम किसी कारणवश अपनी भूमि की परीक्षण नहीं करवाए हैं तो ऐसी स्थिति में यदि पैदावार में कमी होता है या पैदावार में फर्क पड़ता है तो मैं कैसे पता चलेगा कि उसमें कौन सा जो खाद है उसका कमी है? और दूसरा चीज ये है कि वर्मी कंपोस्ट की जो उपयोगिता है वो हमें किस तरह और कब जरूरत पड़ता है? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैम बताइए। देखिए, जैसे कि हमको कोई भी फसल के पहले वर्मी कंपोस्ट का जो मात्रा होता है वो शुरू में ही दिया जाता है आधार मात्रा में, है ना, वो जैविक
खाद के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारे पोषक तत्वों समाहित रहते हैं। तो इसका उपयोग जो होता है जब हम खेत की तैयारी करते हैं उसके उपरांत इसको अच्छे रूप से पूरा फैला करके खेत में फैला देना चाहिए, जिससे कि सही तौर पे पोषण ग्रहण कर सके पौधा। और जैसे कि पटेल जी ने बताया कि उनका ये प्रश्न था, अगर मिट्टी परीक्षण नहीं है और तो उनको कैसे पता चलेगा। देखिए, कोई भी अगर फसल है, अगर उसमें मिट्टी का परीक्षण नहीं हुआ है तो हम एक और तरीका है विजुअल मेथड, जिसको देख करके हम लक्षण पहचान सकते हैं। मैं कुछ ऐसा आपको बताना चाहूंगी, जैसे नाइट्रोजन पोषक तत्व होता है, उसकी कमी से जनरली क्या होता है कि पौधों का जो पुरानी पत्तियां होती है वो पीलापन, हरित जो उसका हरापन रहता है वो बिल्कुल पीलापन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से अगर दिखता है अगर पौधे में, तो वो नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है और उसको हम देने के लिए यूरिया वगैरह है, या हम अभी बहुत सारे ऐसे जैव उर्वरक को भी समाहित करते हैं। जैसे कि अगर मान लो धान की फसल ज्यादातर मुख्यतः छत्तीसगढ़ में लिया जाता है, तो उसके लिए आप अजोस्पिरिलम नामक एक जैव उर्वरक होता है, जिसको शुरू में ही बीजाई के समय बीज को उपचारित करके अगर हम इसको कर देते हैं तो वो ग्रहण करता है इसको, है ना, फिक्स करके देता है। वैसे ही फास्फोरस तत्व जैसे है, अगर उसकी कमी हो गई तो जो पुरानी पत्तियां हैं वो बैगनी रंग की हो जाती है। तो इससे पूर्ण रूप से हमको समझ आ जाता है कि इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है। अगर पोटाश अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम देखते हैं कि जो पत्तियां होती है उनके किनारों में एक जल जाता है, बिल्कुल बर्निंग जैसा दिखता है। तो इससे हम ये पता चल सकता है कि किस प्रकार से कौन से पोषक तत्व की कमी है, और उसको देख करके फिर उसके हिसाब से हम उसका अनुशंसा उर्वरक का कर सकते हैं। जी मैम, अगर हमारे किसान भाई जैविक खाद का उपयोग करना चाहते हैं तो कौन कौन सी जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में करना चाहिए? देखिए, जैविक खाद जो है वो तो आज की आवश्यकता हो चुकी है, और जैसा कि सभी को पता है, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ते जा रही है और उसको खाद्यान्न आपूर्ति के साथ साथ उर्वरक का उपयोग निश्चित रूप से बढ़ा है हरित क्रांति के दौर से। लेकिन अब ये दौर आ चुका है कि जब उर्वरक का जो है सही मात्रा में हमको मिल नहीं पाता है ना, या यूं कहें कि शॉर्टेज रहता है बहुत सारे जो मुख्य पोषक तत्वों के उर्वरक होते हैं। तो एक तौर पे हमको जैविक की तरफ विकल्प में आना पड़ेगा। और जैविक खादों में बहुत सारे ऐसे खाद होते हैं जिनको हम समाहित करके, जैसे आप कहें गोबर की खाद है, गोबर की खाद है, उसका उपयोग कर सकते हैं। कंपोस्ट खाद है, नाडेफ कंपोस्ट खाद होता है। और अभी जो हमारी राज्य सरकार की फ्लैगशिप जो स्कीम चल रही है उसके अंतर्गत बहुत सारे गौठानों में केचुआ खाद का उत्पादन भी चल रहा है समूह की महिलाओं द्वारा। तो इसका भी उपयोग करके किसान भाई बहुत ही अच्छे से अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बना सकते हैं और लंबे समय तक खेती को टिकाऊ खेती बना सकते हैं। जी मैम, इस समय रबी में बहुत सारे किसान भाई दलहनी फसल लेते हैं, तो दलहनी फसलों में अगर जैव उर्वरक का उपयोग करना चाहें तो किन किन फसलों में कितनी कितनी मात्रा में जैव उर्वरक डालना चाहिए? मुख्य रूप से जैसे अगर हम बात करें तो दलहन में चना सभी किसान भाई लेते हैं, और चना फसल में मुख्य रूप से जो जैव उर्वरक इसमें इस्तेमाल किया जाता है उसमें है राइजोबियम नामक जैव उर्वरक, जो कि वातावरण से नाइट्रोजन फिक्स करके पौधों को उपलब्ध कराता है। दूसरा जो पोषक इसमें होता है फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसबी नामक एक जैव उर्वरक होता है, जिसका 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करके इसको दिया जाता है। तो ये जो जैव उर्वरक होते हैं इनका उपयोग करने से निश्चित रूप से जो भी पोषक तत्व है उसकी दक्षता बढ़ जाती है। जी मैम, पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं प्रहलाद साहू बेमेतरा जिला से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? और चना जो है ना, 1 एकड़ में डले चना से तो फूला एक समय आ गया, लेकिन मरा थे बहुत ज्यादा। अच्छा, बताइए मैम, क्यों ये परेशानी है इनको? जैसे चना में अक्सर ये समस्या किसान भाई लोगों को आता है। सबसे पहले तो कोई भी हम फसल लें, सबसे पहले मैं सलाह देना चाहूँगी कि मृदा का परीक्षण करवाएं। मृदा का परीक्षण अगर हम एक बार करवा लेते हैं तो इससे हमको ये ज्ञात हो जाता है कि हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्वों का स्तर क्या है। तो उससे बहुत ही अच्छे ढंग से हम अपने जो है प्रबंधन कर सकते हैं। अब जैसे अगर फूल आने की अवस्था में आ चुका है चना, है ना, तो मुख्य रूप से जैसे हम देखा जाए तो ये देखने को मिलता है कि चने में अक्सर जब हम चने का पौधा निकालते हैं तो अक्सर ये उकटा रोग का समस्या
आता है। ये निश्चित रूप से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस तरह की बीमारी आती है। तो मैं एक अनुशंसा करना चाहूंगी कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से ट्राइकोडर्मा नामक एक जैव फफूंदनाशक है, जो जिसका आप उपचार करके जैसे 10 ग्राम है प्रति किलो बीज की दर से उसको उपचारित करेंगे तो ये जो है ट्राइकोडर्मा से उपचारित करेंगे तो इस निश्चित रूप से इस प्रकार की जो अभी देखने को मिल रहा है इस तरह से नहीं आएगा। जी मैम, हमने दलहनी फसलों की बात की। इस समय हमारे किसान भाई तिलहनी फसल भी लगाते हैं। तिलहनी फसल में पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से किया जाए? जैसे अभी तिलहन फसल में किसान भाई छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है अलसी लगाते हैं, सरसों वगैरह लगाते हैं। तो इनका जो पोषक तत्व प्रबंधन इस तरह से होता है जैसे हम जैसे 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन इसमें लगता है जी और 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस तत्व इसमें लगता है और इसके साथ साथ 30 से 40 किलोग्राम पोटाश इसमें लगता है। तो इनका जो पूर्ण मात्रा फास्फोरस और पोटाश तत्व का पूर्ण मात्रा आधार मात्रा में दिया जाता है और नाइट्रोजन जो तत्व होता है उसको बांट करके दिया जाता है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बहुत बताना चाहूँगी, जैसे अभी बहुत ज़्यादा डीएपी का किल्लत चल रहा है ना, तो हमको एक अच्छा विकल्प ये है कि हम सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करें। इसका उपयोग करने से फायदे इतने अच्छे हैं कि देखिए इसमें जो रहते हैं फास्फोरस तत्व भी रहता है, सल्फर के साथ कैल्शियम तत्व भी रहता है और सल्फर जो पोषक तत्व होता है ये जितने भी तिलहनी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तेल बनाने की जो प्रतिशत मात्रा है उसको बढ़ा देता है। तो बहुत किसान भाई जो हैं वो सल्फर तत्व क्योंकि उनको जानकारी नहीं रहती है ये नहीं डालते हैं, लेकिन सल्फर पोषक तत्व अगर आप तिलहन फसल में लेते हैं तो निश्चित रूप से जो तिलहनी फसल का तेल जो प्रतिशत मात्रा है वो बढ़ जाता है। जी मैम, एक साथी का फोन है। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं बात बोल रहा हूं। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, तिवरा की फसल लगाई आपने, क्या क्या प्रॉब्लम है? हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो मैम, जिन्होंने तिवरा लगाया है उनकी फसल में कुछ? तिवड़ा जो फसल होता है ये बहुत हमारे छत्तीसगढ़ का कहना चाहिए एक ऐसा फसल है जिससे मतलब छत्तीसगढ़ की पहचान भी है क्योंकि तिवड़ा जो होता है यहीं का फसल होता है छत्तीसगढ़ का। तो तिवड़ा फसल में देखिए पोषक तत्वों की आवश्यकता उतनी नहीं होती है और ज्यादातर यहाँ पर उतेरा पद्धति से भी इसको लगाया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि धान कटने के जो उसमें नमी रहती है उसी में ही वो बीज को छिड़क करके तिवड़ा फसल इसमें लेते हैं। और इसमें पोषक तत्व प्रबंधन की हम बात करें तो ये क्योंकि ये दलहन फसल के अंतर्गत है तो इसमें जो है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन इसमें लगता है, 40 किलोग्राम फास्फोरस लगता है इसमें और 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटाश तत्व लगता है। जी। तो मैम ये मैं पूछ रही थी कि पोटाश का दलहनी और तिलहनी फसलों में क्या महत्व है, कितना आवश्यक होता है? जैसा कि आपने बताया सल्फर बहुत ज़रूरी है, नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है दलहनी फसलों के लिए, पोटाश का कितना महत्व है और कब कब कितना डालना चाहिए? पोटाश जो तत्व होता है ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे अगर कोई भी फसल है अगर उसमें कीट या बीमारी लगती है तो ये रोग प्रतिरोध क्षमता को उसका बढ़ाता है। जैसे अगर जो चमक होती है, दानों की चमक कहें, है ना, कोई भी हमारी फल वाली फसल है, सब्जियों की फसल है या अनाज तिलहन दलहन है, इसकी चमक जो देता है और जो भारीपना जो होती है उसमें ये पोटाश तत्व के कारण होता है। तो ये जो पोटाश तत्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसके अगर इसकी कमी हो गई तो पौधा किसी दूसरे पोषक तत्व से इसको पूरा नहीं कर पाता है। तो पोटाश अगर यदि मान लो इसकी कमी हो गई है तो इसमें हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है जो म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से भी जाना जाता है, उसको इसकी पूर्ति के लिए दिया जाता है। इसके साथ साथ सल्फेट ऑफ पोटाश भी है जिसके माध्यम से इसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। जी, किसान भाई खुद अपने खेत में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन कर सकें, इसके लिए आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं यही सलाह देना चाहूँगी किसान भाइयों को कि अगर आप कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उसके पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आपकी फसल आपकी मिट्टी में किस प्रकार
से कौन से पोषक तत्वों की स्तर क्या है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे खेत की मिट्टियों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक भी पाई जाती है। तो अगर अधिक है तो उस पोषक तत्वों को क्यों उस पे मतलब फिजूल खर्च करना, दोबारा से देना। और अगर हम अधिकता कोई चीज का देते हैं तो ये निश्चित रूप से ये पर्यावरण को विषैला ही करता है। जी मृदा को भी और पर्यावरण को भी। और तो हो सकता है फसल के लिए भी नुकसान है। तो इसीलिए संतुलित उर्वरक का उपयोग करें, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाएं। जितना हो सके जैविक उर्वरक है, अपने पास जैव उर्वरक है, इसके साथ साथ गोबर खाद है, जैविक खादें हैं, बहुत सारी हरी खाद भी हैं। तो इनका समावेश करके बहुत ही अच्छे से संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन किसान भाई कर सकते हैं। और अगर मिट्टी परीक्षण करवा लेते हैं पूर्व में तो इससे उनको क्लियर हो जाता है, पता चल जाता है कि हमको कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में देना है। अगर हमारे किसान भाई रासायनिक खाद का उपयोग पहले से कर रहे हैं तो उसको जैव उर्वरक से रिप्लेस करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जो पोषक तत्व पौधों को आवश्यक होता है उनके पूरे जीवन काल में, जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, ये हम 100% तो नहीं कर सकते कि आप जैविक खाद से रिप्लेस कर पाएं, लेकिन निश्चित रूप से हम 50% उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें जितना हो सके हम गोबर खाद है, कंपोस्ट खाद है, नाडेफ खाद है, केचुआ खाद है, इसको हम आधार मात्रा में शुरू में ही हम जुताई होने के बाद इसको दिया जाता है, तो इसको दें। और इसके साथ साथ जो हम जितनी हमारी आ रही है मृदा परीक्षण का जो परिणाम आ रहा है उसके आधार पे, उस जो अनुशंसित वैज्ञानिक अनुशंसा के आधार पे ही अगर संतुलित उर्वरक का उपयोग करेंगे तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो भी लंबे समय तक बरकरार रहेगा। मैम, इन दिनों देखने में आ रहा है कि एक तो यूरिया की कमी है और दूसरा इसकी डीएपी की भी बहुत कमी है। तो इसकी जगह नैनो यूरिया और उसका डीएपी का कोई रिप्लेसमेंट, ये अगर हमारे किसान भाई उपयोग करना चाहें तो उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे यूरिया है, यूरिया में हमको सभी को ज्ञात है कि 46% जो रहता है नाइट्रोजन पोषक तत्व रहता है। ये नैनो यूरिया जो विकल्प आया है इफ्को का, ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। ये इसमें जो है पर्णी छिड़काव के माध्यम से हम इसको दे पाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है इसमें, जो 45 किलोग्राम का जो बैग होता है उससे वो मान के चलिए आप एक बॉटल रिप्लेस होता है। तो ये हैंडलिंग में, क्योंकि अगर आप कहीं भी लेके जाएंगे तो उसके लिए हम चर्चा जारी रखेंगे। पहले हमारे एक साथी का फोन सुन लें। हेलो 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 जी नमस्कार मैम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? गोविंद मानेसर बोल रहे हैं मैम, कन्या बालाघाट से। जी गोविंद जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरे को जानकारी चाहिए मैम कि जैसे अपने को मट्टी की जांच कराना है तो इसके लिए सबसे अच्छा मौसम किस मौसम में अपन मट्टी की जांच कराएं, और इसकी जानकारी हमको कितने दिनों बाद मिल जाएगी, जानकारी चाहिए। और अच्छा, ये मिट्टी जांच करवाएंगे तो इनका रिजल्ट इनको कितने दिनों बाद मिल जाएगा? देखिए, मिट्टी परीक्षण करवाने का या नमूना लेने का सबसे जो उपयुक्त समय होता है वो गर्मियों का समय होता है। क्योंकि उस समय पे फसल कट चुकी होती है और जो मिट्टी की जो दशा रहती है वो बहुत ही अनुकूल रहती है मिट्टी का नमूना लेने के लिए। तो उस समय पर ये मिट्टी का नमूना ले सकते हैं। मिट्टी का नमूना लेने का भी एक तरीका होता है। जैसे ये ध्यान में रखना है इनको कि सिंचाई नाली के पास से ना लें, पेड़ की छांव के नीचे से ना लें, मेड़ के पास का मिट्टी ना लें, ना खुला आसमान है वहां पर से मिट्टी ये ले। और ज्यादातर 8 से 10 स्थानों से अलग अलग छोटे छोटे भूखंड बना करके कम से कम 2 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है उसमें से 8 से 10 नमूना आप ले सकते हैं। बस ध्यान इनमें ये रखना है कि जब हम देखें खेतों की मिट्टी एक तरह से हो, उनका रंग, उस जगह की स्थलाकृति, मतलब देखने से ये एक बार विजुअल समझ में आ जाता है कि जो अंतर होता है, जैसे अगर कोई भूरा है या काला मिट्टी है तो एक समान जैसा रहे। तो ये सारी क्राइटेरियाज होते हैं मिट्टी का नमूना लेने का। और जैसे हम फसल लगाते हैं, अनाज, दलहन, तिलहन जो रहता है उसमें 15 सेंटीमीटर की गहराई से इसमें मिट्टी का नमूना लिया जाता है। इंग्लिश के वी आकार का उसमें से मिट्टी निकालना रहता है। और इनके कितने दिन के बाद इन्हें परिणाम मिल जाएगा? ये अगर आप हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, स्थापित है, तो वहाँ पर आप जा करके वहाँ पे नमूना दे सकते हैं। और आपको 15 से 1 महीने के मतलब समय अवधि में ये आपको परिणाम उसका मिल जाएगा। जी डॉक्टर वेदिका साहू, आप हमारे स्टूडियो में आई, किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए,
नमस्कार।